हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम्मी सिंह। आज हम करेंगे PYQs चैप्टर नंबर 8 द सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2013 से 2022 तक में उनको सबको सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो कि लास्ट प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हमने उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक न्यूक्लियस जो है उसके साथ कंप्लीट किया था पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप कि वो सारे के सारे वीडियोस जो हैं देखे होंगे, समझ में आए होंगे, क्योंकि आज जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ जो लेबल है क्वेश्चंस का या फिर किस तरीके से बनाए गए हैं, हर एक टॉपिक जो है उससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर यदि सारे वीडियोस कवर किए हुए हैं तो एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि सॉल्व ना कर पाए स्टूडेंट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं 2013 से। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसमें हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इस स्ट्रक्चर को देख के इतना समझ में आ रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल ऑर्गेनेली है, यूकैरियोटिक सेल में स्पेशली पाया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो है उसको पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट और रॉन्ग, इस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन पर फोकस करना होता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, सो पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इन द फिगर करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। अब हमें ये फिगर दे दिया है। ठीक है, फिगर से हमें समझ में आ रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब माइंड में इतना सेट हो जाना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पूछा गया है। अब हमें उसके फंक्शंस जो हैं वो रिमाइंड करने हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप का था, हमने देखा था स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले कर रहा था। उसके बाद था दूसरा टाइप इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड की सिंथेसिस करा रहा था। ये इसके फंक्शंस थे, लिपिड्स सिंथेसिस। ठीक है, इतना ध्यान आने पर अब क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस को। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि हमसे इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसके फंक्शन के साथ पूछा है। दैट मीन्स कि इन चार ऑप्शंस में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको निकालना है। सो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स RER की बात कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, G9। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है प्रोसेस जो होता है उसको परफॉर्म करने का काम करता है। गोल्जी एपरेटस, प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्जी एपरेटस में भाई प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी? जी नहीं, ऐसा तो हमने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। गोल्जी एपरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, नहीं, ऐसा भी नहीं पढ़ा था। और गोल्जी एपरेटस से तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि हमें जो पिक्चर दी हुई है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट मीन्स RER प्रोटीन सिंथेसिस। जी हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर यदि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाला लेक्चर कंप्लीट देखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है, तो ये यहाँ से चुटकी में समझ में आ जाएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करता है। सो उसका फोर्थ नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि एक्सप्लेनेशन भी समझ में आई होगी। अगर यदि वीडियोस देखें ना तो मेक श्योर कि इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं रहेगी अगर वीडियोस देखे हैं तो। और अगर नहीं देखे हैं तो एक्सप्लेनेशन जो है वो भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब तक पूरा डिटेल में डिस्कशन नहीं देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का तो उसके PYQs तो समझ में आने ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स अनदर सेल ऑर्गेनेली जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ही पढ़ा जाता है, पढ़ा गया है एंडोमेम्ब्रेन में। तो यहाँ पर हमसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, किसी भी नाम से जानो, उसका जो मेजर रोल है वो पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान आना चाहिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही थी जो कि अनमेच्योर अनमॉडिफाइड फॉर्म में
बनने के बाद वेसिकल की फॉर्म में वो सिस फेस जो है गोल्जी की वहाँ पर फ्यूज़ हुई। उसके बाद जो उसमें सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं उनके थ्रू होते हुए मॉडिफाई होने के बाद ट्रांसफेज जो होता है गोल्जी एपरेटस का, उससे वेसिकल की फॉर्म में निकलती है। ये था गोल्जी एपरेटस जो है उसका काम। सो इसमें अगर यदि हम जो पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें से देखें तो इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, भाई गोल्जी एपरेटस में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं देखा जाता। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट जो है उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है, नहीं। ऐसा काम कौन करता है? लाइजोसोम नाम का अनदर सेल ऑर्गेनेली जो है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो सब के सब जो है डाइजेशन ब्रेक डाउन जो है कहाँ पर होता है? लाइजोसोम नाम के सेल ऑर्गेनेली में होता है। एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेली, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने वाला ऑर्गेनेली है, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है और ना ही ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, ये बात एकदम करेक्ट है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज हो जाती हैं उनका मॉडिफिकेशन करता है एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स। ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स कहने का मतलब हो गया कि लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट्स जब मिलकर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है एक फॉर्म करते हैं या एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू मॉडिफाई करते हैं तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइडेशन के नाम से जाना जाता है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कोई ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मेजर रोल प्ले करता है गोल्जी एपरेटस इस तरीके से पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। अगर यदि हवा में भी पढ़ेंगे तब भी हमें नहीं समझ में आएगा, इसीलिए कह रही हूँ मैं कि हर एक जो टॉपिक पढ़ाया गया है या फिर हर एक पॉइंट उस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस किया गया है वो अपने आप में उतनी ही इम्पोर्टेंस रख रहा है। अब इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा लेवल जो है टफ भी नहीं हो सकता है क्वेश्चन का। सो द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर क्या होता है? लिपिड का सिंथेसिस। अब इसकी जगह पर लिपिड की जगह प्रोटीन का भी पूछ सकता था और उसमें RER ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे हमें लिपिड की सिंथेसिस के बारे में पूछा है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिटेल में डिस्कशन भी कर चुके हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के साथ 2013 में जो 3 क्वेश्चंस पूछे गए वो हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। अब इसमें हमें ये देखा है कि 2 क्वेश्चन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पूछे गए और एक क्वेश्चन जो है गोल्जी एपरेटस से पूछा गया। सो दोनों सेल ऑर्गेनेली जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये आप अंदाज़ा खुद से लगा सकते हो और आगे भी देख के पता चल जाएगा क्वेश्चंस का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे 2014 में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मैच वाला दे दिया है कि मैच करना है, एक कुछ चीज़ें इधर दी हैं एक साइड पर, कुछ उसके रिलेटेड चीज़ें इस साइड पर दी हैं और करेक्ट जो मैच करने पर करेक्ट जो ऑप्शन होगा उसको हमें इसमें से निकालना है। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि सेंट्रियोल के बारे में दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, जिसमें हमने सीलिया एंड फ्लैजेला का जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस किया था।
तो उसमें जो सीलिया एंड फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी जो बनाता है वो कौन बनाता है, सेंट्रियोल। सो यहाँ से सेंट्रियोल में हम अगर देखें तो बेसल बॉडी सीलिया एंड फ्लैजेला की। सो ए जो है उसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, करेक्ट। अब हमें ए में देखना है 1 1 4 4, ठीक है। जब ए का 1 1 दे रखा है तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं कि ये वाले तो होंगे ही नहीं किसी भी कीमत पे। उसके बाद देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ये एक पिगमेंट है जो कि थैलेकॉइड्स जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो बी का क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। बी का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अब बी में हमें देखना है 2, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 3, तो ऑप्शन नंबर 3 ये भी नहीं होगा। अब ये वाला हमें इन 2 पॉइंट से लग रहा है कि ठीक है, लेकिन 100% श्योरिटी के लिए पढ़ ही लेते हैं कि आगे में क्या बोला गया है। तो क्रिस्टी और सिस्टर्नी में मैंने बताया था कि कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिस्टी क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो इनफोल्डिंग करती है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टी। सो इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट मीन्स सी का 1 हो गया। तो इतना ही करने के बाद हम अपना टाइम जो है उसको थोड़ा सा बचा लेते हैं। राइबोसोम क्या है, वो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। अपना समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर जो 4th है इस क्वेश्चन का वो हो जाता है हमारा करेक्ट। सो इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं अगर एग्जाम में और उसमें हमें अपना टाइम सेव करना होता है, तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन जो मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। देखते हैं कि एक हमने देखा कि करेक्ट वाला हमें 100% श्योरिटी के साथ है कि सेंट्रियोल जो है बेसल बॉडी सीलिया एंड फ्लैजेला वाला करेक्ट है। तो उसमें देखा हमने, तो ऊपर के 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, माथापच्ची नहीं करनी है, जिससे कि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। ठीक इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो है उसको भी अप्लाई किया जा सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद देखते हैं 2015 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें से हमें जो गलत स्टेटमेंट है उसको निकालना है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहने का मतलब ये हो गया न्यूक्लियर एनवलप, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। और मोनेरा किंगडम मीन्स मोनेरा से रिलेटेड अगर दिमाग में थोड़ा सा भी आ रहा होगा, दैट मीन्स ये किसकी बात की जा रही है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल जब डिस्कस किया है तो वहाँ पर हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है हमसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। ये कह रहा है कि मोनेरा जो होता है मीन्स प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नहीं भैया नहीं होती। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन और ऑप्शंस जो हैं उनको भी पढ़ते हैं कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्यों क्या कहते हैं हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सो सेकंड ऑप्शन में बोला गया सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया। सही बात बोली है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में, फंजाई में एंड एल्गी में होती है, एनिमल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्रोटिस्टा किंगडम जब हमने पढ़ा था तो ये देखा था कि वो फोटोसिंथेटिक नेचर के भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उस तरीके का भी उनमें देखा जाता है। सम फंजाई आर एडिबल। जी हाँ, कुछ फंजाई जो हैं जैसे कि मशरूम जो है एडिबल होता है, मीन्स खाने योग्य होता है, जिसको हम इनटेक कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो इसने सही बोले हैं, सही बात है। लेकिन मोनेरा मीन्स बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, नहीं पाई जाती। सो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी। समझ में तो आराम से आ जाएगी अगर यदि सारी की सारे लेक्चर्स जो हैं वो लिए हैं चैप्टर नंबर 8 के, जो कि 1 बाय 1 टॉपिक वाइज मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है उनको समझाने की, कवर करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी देखो मैच दी फॉलोइंग है और बहुत सारे ऑप्शंस जैसे कि क्रिस्टी का, थैलेकॉइड का
प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। अब इसमें सिस्टर्नी एंड क्रोमैटिन जो है वो दो चीज़ें अलग ऐड की हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है इनको मैच करने के बाद। थैलेकॉइड्स क्या होते हैं? अगर यदि क्लोरोप्लास्ट जो है उसका लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो हमें थैलेकॉइड जो है उसके बारे में ऑलरेडी पता होगा कि थैलेकॉइड्स जो हैं वो क्या होते हैं। सो थैलेकॉइड्स क्या होते हैं? डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्जी एपरेटस। सबसे पहले तो थैलेकॉइड जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ गोल्जी एपरेटस, डीएनए, स्ट्रोमा रीजन हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि थैलेकॉइड्स जो हैं वो क्या हैं? फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होती हैं ना, स्ट्रोमा। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट में, सो इसी को बोला जाता है थैलेकॉइड्स। सो यहाँ पर क्या हो गया? ए का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हो गया हमारा करेक्ट। अब इसमें देखना है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। ए का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सेकंड में नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं, इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। अब 3 जगहों पर ए का 3 दे रखा है। ठीक है, तो उससे तो हमारा आंसर नहीं मिल पाएगा, तो क्या करना है? बी का देखना है। बी क्रिस्टी से हमें ध्यान में आ रहा है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया की बात की गई है, इनफोल्डिंग्स इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब बी का क्या हो गया हमारा? 4th। बी के लिए 4th वाला जो है वो हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। सो यहाँ पर 4th है एंड 3rd में 4th है। 4th वाले में 4th नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब बचे हमारे 2, 1st एंड 3rd। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सी पे जाना पड़ेगा। अब सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी जो है वो गोल्जी एपरेटस का पार्ट है। ठीक है, तो डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्जी एपरेटस। सो सी के लिए क्या हो जाएगा? 1। अब सी का इस दोनों में देखना है 1 किस में दिया हुआ है। सो 3rd नंबर का जो ये ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है सी का 1, जो कि हो जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने का तरीका और कैसे एकदम एक्यूरेट करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। जैसा कि मैंने पूरा जब चैप्टर पढ़ाया है, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल्स जब डिस्कस किया है, तो उसमें मैंने डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से हैं वो भी बताया, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली कौन से हैं वो भी बताया, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली कौन से हैं। तो ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए कहती हूँ कि हर एक पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर यदि वो टॉपिक जो है कवर किया है तो यहाँ से विद इन अ मिनट, बल्कि उससे भी कम में हम अपना करेक्ट आंसर जो है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होते हैं। और इसमें हमसे यही पूछा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है इनमें से जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। मीजोजोम, वैक्यूल्स, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। मीजोजोम बैक्टीरिया के केस में देखे जाते हैं जो कि इस तरीके से स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। वैक्यूल्स भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। राइबोसोम जो है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें कौन सा इनमें से स्ट्रक्चर जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में, हाँ भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है। न्यूक्लियर एनवलप पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, नहीं पाई जाती। राइबोसोम्स पाए जाते हैं, मीजोसोम्स भी पाए जाते हैं। और मीजोसोम जो है वो स्ट्रक्चर होता है जो माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो इसका हमसे पूछा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि न्यूक्लियर एनवलप जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ इस तरीके से सॉल्व।
आई होप कि अभी तक के जितने 2013 से 2015 तक के क्वेश्चंस जो हैं उसका लेबल पता चल रहा होगा, उससे ये पता चल रहा होगा कि सिंपल जो चीज़ें हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टफ चीज़ें जो हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये आया 2016 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर हमसे सिंगल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनेली है उसके बारे में पूछा है। तो हमने देखा था कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली थे उसमें हमारा आता था माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये 3 सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। उसके अलावा सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो थे वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। तो यहाँ पर हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, ये सिंगल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट ये भी नहीं है, लाइजोसोम्स, जी हाँ लाइजोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के बारे में दिया हुआ है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, जो कि हमने कल के ही वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, ये हो गया सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन से भी रिलेटेड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से सेल ऑर्गेनेली में पाए जाते हैं भाई, लाइजोसोम में। यही तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था लाइजोसोम का कि इसमें 40 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें से भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो बहुत अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एसिडिक पीएच पर एक्टिव मोड में काम कर रहा होता है लाइजोसोम। ठीक है, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर 106 नंबर का। अब आता है 2017 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली से भर भर के क्वेश्चन आए, दैट मीन्स कि यूकैरियोटिक सेल जो टॉपिक है उससे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। सिंपल सा थोड़ा लैंग्वेज जो है उसको घुमा फिरा दिया है। बात ये की गई है इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो एटीपी के प्रोडक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, लाइजोसोम डाइजेशन में बचता है सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया का जब हमने लेक्चर किया है तो उसमें देखा भी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो जितने भी कॉम्प्लेक्स 1 to 4 हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेस F0 F1 कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्रेजेंट होता है, जो कि स्पेशली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटीपी के फॉर्मेशन में। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा इन सारे क्वेश्चंस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में पार्टिसिपेट करता है, रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, जी हाँ, गोल्जी अपरेटस जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, गोल्जी अपरेटस जो टॉपिक किया हुआ है वहाँ पर। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियो देखें, तभी ही क्या कहते हैं जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं और इसमें से पूछा गया है कि कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। ठीक है, नोस्टॉक जो कि एक प्रोकैरियोटिक होता है, बैक्टीरिया होता है, रूट नोड्यूल जो है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। माइकोबैक्टीरियम इज ऑल्सो अ प्रोकैरियोट। ठीक है, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी ये हमने पढ़ा है
किंगडम फंजाई में। सो सैकेरोमाइसिस जो है वो क्या होती है, वो एक फंजाई होती है। और ऑसिलेटोरिया इज ऑल्सो अ प्रोकैरियोट बैक्टीरिया होता है ये। सो सैकेरोमाइसिस जो है वो क्या है, ये एक प्रोकैरियोट नहीं है। सैकेरोमाइसिस जो है वो क्या होता है, ये एक फंजाई होता है, ठीक है। which the concept of omnis cellula is celluli regarding cell division was first proposed by। अब ये जो है कि जब सेल का सबसे फर्स्ट जो वीडियो था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था, सेल क्या होती है, किसने सेल थ्योरी दी, कैसे सेल की डिस्कवरी हुई, और जो सेल न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होती हैं उसी से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट था ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूली सेल डिवीज़न के रिगार्डिंग, ये किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1885 में, आई थिंक सो ये ईयर जो है वो करेक्ट है, इस टाइम पर रुडोल्फ विर्चो जो है उन्होंने ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूली जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया था। दैट मीन्स कि जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो हैं उससे होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई ओमनिस ए सेल्यूली के बारे में। उसके बाद आता है 2019 में क्वेश्चन जो पूछा गया है हमसे, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनली डज नॉट कंटेन डीएनए, ठीक है। अब डीएनए कौन सा जो ऑर्गेनली है वो कंटेन नहीं करता। हमने देखा था कि जो सेल है उसमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सेल ऑर्गेनलीज में जब हमने पढ़ा था तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि इसके पास खुद का डीएनए राइबोसोम्स ये प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ ही साथ जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था तो वहाँ पर भी देखा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें भी उसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर कुछ सेल ऑर्गेनलीज जो हैं उसके पेयर दे दिए हैं। अब उसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा जो पेयर है वो डीएनए कंटेन नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका खुद का डीएनए होता है लेकिन लाइसोसोम का नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में दिया है क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। क्लोरोप्लास्ट जो है वो खुद का डीएनए कंटेन करता है बट वैक्यूल्स नहीं करते, ठीक है। लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, सो लाइसोसोम जो है इसमें भी डीएनए नहीं पाया जाता, वैक्यूल्स जो हैं उसमें भी डीएनए नहीं पाया जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें तो पाया ही जाता है। और हमसे पूछा क्या है कि ऐसा पेयर इनमें इन ऑप्शंस में से निकालना है जो खुद डीएनए जो है उसको कंटेन नहीं करता है। तो लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स जो हैं उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा और ये सीरीज़ जो है हेल्पफुल रहती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबसे ज़्यादा कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, भाई उन लोगों का भी भला हो, क्योंकि कभी कभी किसी बच्चे को नहीं मिल पाते हैं इस तरीके की सीरीज़, तो ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ये चीज़ें। फिर उसके बाद आता है 2022 का, मीन्स लास्ट ईयर, मतलब कि इसी साल जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। 2020 एंड 21 में एग्ज़ाम क्वेश्चन नहीं आया है। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर यदि न्यूक्लियस का लेक्चर लिया है तो भाई पूरी की पूरी बुक की लाइंस जो हैं वो छाप दी हैं क्रोमोसोम के टाइप से। सो 4 टाइप के हमने क्रोमोसोम देखा था। अब ये जो क्रोमोसोम का टाइप था वो किस बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन। बुक की डिट्टो लाइन छाप दी हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो सॉल्व करना है। सो सबसे पहला जो टाइप है क्रोमोसोम का वो है मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। ऐसा होता है कि इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो मिडिल में प्रेजेंट है और उससे क्या होता है कि जो दोनों आर्म होती हैं क्रोमोसोम की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। सो सेंट्रोमियर जो है इस टाइप के क्रोमोसोम का वो मिडिल में प्रेजेंट होता है। तो जो ए है, ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट 1 में ए जो है उसमें
जो थर्ड नंबर का है ये है कि सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो ए है इसके लिए क्या हो जाता है, थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मेटासेंट्रिक में मिडिल में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है जिसकी वजह से 2 इक्वल आर्म्स जो हैं वो फॉर्म होती है क्रोमोसोम की। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में ही, ये सारे की सारी चारों टाइप बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं विद स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें से वो निकालना है। तो ए का हमें पता है कि थर्ड जो है वो करेक्ट है, ए का यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1, सो ये वाला ऑप्शन क्या है, ये तो हमारा गलत हो जाता है, इसमें दिमाग नहीं मारना है। ठीक है, सेकंड नंबर में दिया हुआ है ए का 3, ठीक है, थर्ड में ए का 1 दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, फोर्थ में ए का 2 दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाता है। देखा, एक ऑप्शन का अगर करेक्ट आंसर हमें पता है तो हमने क्या किया, इतने बड़े क्वेश्चन में जो कि हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता, करेक्ट आंसर जो है वो हमने निकाल लिया है, लेकिन अपनी मन की, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, बल्कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है, अदर ऑप्शंस को भी पढ़ लेना चाहिए। बिकॉज एक करेक्ट आंसर जो है वो हमें 4 मार्क्स दिला के जाएगा, और एक गलत अगर हो जाता है जल्दी जल्दी में करने पे तो वो हमारा क्या होगा, -1 तो उसका जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ 4 मार्क्स और ले जाएगा कि हमें इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लेकिन इसमें तो ये गलत हो गया, इसको सही आते हुए को भी हमने गलत कर दिया, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, 5 नंबर का लॉस हो जाएगा। और वो 5 नंबर बहुत बहुत बड़ी बात होती है रैंकिंग में। ठीक है, अब आता है बी में क्या कहा गया है हमसे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब ये जो टाइप है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो ऐसे सिचुएटेड होता है क्लोज टू द एंड्स जो होते हैं उसके पास में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक आर्म जो है वो एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाती है और एक आर्म जो है वो एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाती है। इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में। उसके बाद आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में जो है वो क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो है वो स्लाइटली अवे होता है फ्रॉम द मिडिल से, बीच से कुछ दूरी पर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक आर्म तो शॉर्ट हो जाती है और एक आर्म जो है वो लॉन्ग हो जाती है। इस तरीके की सिचुएशन देखी जाती है सब मेटासेंट्रिक में। और टीलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है, टर्मिनल एंड्स पर जो है क्या होगा, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। सो इसका क्या हो जाता है, सेंट्रोमियर एट दी टर्मिनल। अब इन सबको मिला के क्या होता है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सबसे फर्स्ट जो लेक्चर था सेल का, इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 का, जिसमें हमने सेल का इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी देखी थी, उससे भी क्वेश्चन आया है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब हमने डिटेल में डिस्कशन किया तो प्रोकैरियोटिक सेल से भी पूछा गया है। यूकैरियोटिक सेल जब डिटेल में डिस्कशन किया, उसमें जितने भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं उन सबसे, लाइजोसोम से भी क्वेश्चन पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया से भी, क्लोरोप्लास्ट से भी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उससे भी, सीलिया एंड फ्लैजेला से भी पूछ लिया, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का जो टाइप है 4 उससे भी पूछ लिया। कुछ भी नहीं बचा है, तो क्वेश्चन जो है वो हर बार कहीं ना कहीं से पूछा गया, इसलिए ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब वो किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है। और अगर यदि मेरे लेक्चर्स जो हैं वो लिए हैं, वीडियोस देखी हैं, तो उन सब वीडियोस में जितना कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है वो सब अच्छे से समझ में आया, तो उससे हमें एक अंदाज़ा मिल रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस हमने आज के इस लेक्चर में कंप्लीट किए हैं, तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हमने वीडियो जो लेक्चर लिया है पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन किया है तो वहाँ पर वो चीज़ हमने नहीं पढ़ी हो या मिस हुई हो, हमारी हर एक चीज़ पढ़ी है। तो इसलिए ज़रूर से वीडियोस जो हैं हर एक टॉपिक का वो देखें, ध्यान से देखें, चीज़ों को समझें। नहीं समझ में आता है, कन्फ्यूज़न होता है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि ये चीज़ नहीं समझ में आई है।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दें कि हमें नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि मे भी हो सकता है भाई कि पूरा चैप्टर कर लिया और कोई एक छोटा मोटा टॉपिक जो है वो छोड़ दिया और उसी से क्वेश्चन आ गया, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने का, इतना टाइम उसमें देने का, और जो चीज़ हमने छोड़ी है उसी से क्वेश्चन आ गया तो हमारा तो ये टाइम क्या हो गया, वेस्ट हो गया। सो ऐसा नहीं करना है, जो भी चैप्टर करें कंप्लीट करें, हर एक टॉपिक उसका अच्छे से करें, क्योंकि नहीं पता ना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो कौन से टॉपिक से उठकर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि चैप्टर विद PYQs जो है पूरी सीरीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। सो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इम्पॉर्टेंट बात कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, रेगुलर बेसिस पर स्टडी बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।